उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं मेरे कांटेक्ट पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कि सर उत्तराखंड बोर्ड का एक सैम्पल पेपर ऐसा बताओ कि हमारा जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम कुछ वैसा ही हो जाए। तो मैंने आज एक सैम्पल पेपर तैयार किया जिसका नाम रखा है प्री बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम देना जरूरी होता है ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की एक परफेक्ट तैयारी कर सकें। हालांकि उत्तराखंड सरकार, सीबीएसई बोर्ड, हर एक गवर्नमेंट, हर एक एजुकेशन बोर्ड अपने स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम करवाता है। अब स्कूल वाले तो अपने लेवल पर करवाते हैं ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने भी आपको एक ऐसा पेपर तैयार करके दिया है कि हूबहू जैसा पेपर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐसे भी रखे हैं, हो सकता है इन्हीं कुछ क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन फंस जाए। तो ये जो पेपर है आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, प्री बोर्ड परीक्षा 2025, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। मतलब ये है कि ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन पेपर होने वाला है और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। पैटर्न सेम है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन पेपर में केवल क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे, आपको आंसर्स भी मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो हर कोई बना देता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, मास्टरमाइंड भी है, अलग अलग यूट्यूब वाले दे देते हैं, एग्जामिनेशन पेपर में आ जाता है, मॉडल पेपर में आ जाता है, लेकिन आंसर नहीं मिल पाते। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो उसका आंसर भी पता होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 घंटे के लिए होता है। 15 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स होता है यहाँ पर 80। यहाँ पर आपको टोटल 5 MCQs आते हैं। पहले पार्ट में 5 MCQs आते हैं, दूसरे पार्ट में यानी कि ओवरऑल 10 नंबर के MCQs आते हैं। पहले इतने नहीं आ करते थे, 2023 में ये चेंज हुआ है। 10 मार्क्स के MCQs है। उसके बाद 1 मार्क्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 3 × 2 यानी कि 6। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके 6 यानी कि 12। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के आपके 28 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में आपको मिलेगा MCQs। इसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? खंड ए, क्योंकि पहला खंड आपका जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का होता है और दूसरा खंड समष्टि अर्थशास्त्र का होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जब भी हम धन के विज्ञान की बात करते हैं, इसका एक ही आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, प्रोफेसर एडम स्मिथ, और आंसर के मार्क्स पक्के। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, यानी कि जब MU = तो कुल उपयोगिता निम्न में से कितनी होती? सबसे ज्यादा। इसको याद रखिएगा कि जब हमारा सीमांत उपयोगिता 0, उस समय कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा अधिकतम होता है। मांग का किसी वस्तु मात्रा कीमत में संबंध कैसा होता है? यानी कि किसी वस्तु की कीमत में उस वस्तु की मांग की मात्रा में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, उल्टा, क्योंकि वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो जाती है। उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन का मौलिक उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करना। कोई भी उत्पादक केवल अधिकतम लाभ अर्जन करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में आती है। अब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह से स्टेटमेंट वाइज, जहां पर एक अभिकथन होगा और उसका एक रीजन होगा। आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। पहला ए, मानव की आर्थिक क्रिया का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। मानव की आर्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र है, ये कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से। ये भी सही है। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा भी सही है, और पहले वाले का ये करेक्ट एग्जाम कारण भी बताता है। तो जब पहले वाला कारण बता रहा है तो ऑप्शन यूज करेंगे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे हम इसकी एक नंबर वाले क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव की, यहाँ पर एक चीज 2 बार लिखा गया है, इसको काट देते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव की समस्या को क्या बोलते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए पहली वस्तु की उत्पादन में त्याग करना पड़ता है। त्याग की इसी मात्रा को अवसर लागत, क्योंकि 1 नंबर का है, आपको मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में आंसर देना है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। उससे ज़्यादा बढ़ने का कोई फायदा नहीं कि नंबर आपको 1 ही मिलने वाला है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको।
उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। यहां पर उसके बाद हम बात नहीं करते 2 नंबर की क्वेश्चन की। 1 नंबर वाले आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 3। उपयोगिता का क्या अर्थ होता है? 2 नंबर माने इसका आंसर आपको 4 से 5 लाइन, मुश्किल से 3 या 4 लाइन में दीजिएगा। मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है इसका 50, उससे ऊपर ना जाने पाए, ध्यान में रखिएगा। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की निहित वह शक्ति या क्षमता जिसे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता होती है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है, कोशिश करेंगे कोई भी चीज बता रहे हैं ना, क्लियर बताइए। अगर परिभाषा दे रहे हैं तो क्लियर 1-2 लाइन में बताइए। उससे रिलेटेड अगर आप मान्यता दे सकते हैं दे दीजिए, विशेषताएं देना है दे दीजिए, डायग्राम बना सकते हैं दे दीजिए। लेकिन इससे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है आपके सामने एग्जामिनर चेक करने वाले पर। मांग तालिका का अर्थ किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के बीच को जब एक तालिका के रूप में दर्शाते हैं, ये कीमत और उसकी मांग की मात्रा तालिका के प्रदर्शन को ही क्या बोलते हैं? मांग तालिका कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने 2 नंबर में 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर आपका इस तालिका को बताने के लिए हुआ। औसत लागत किसे कहते हैं? प्रति इकाई उत्पादन की लागत को औसत लागत कहते हैं। 1 हो गया। दूसरा में क्या लिखिए? कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करने से औसत लागत प्राप्त होता है, और यहां पर इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए लिखा कम लेकिन पॉइंट पूरा आ गया। अब चाहो तो एक तालिका में यहां पर हो गया कुल लागत, ये हो गया क्वांटिटी, कुल लागत भाग करके आप तालिका बना के दे दो, कैलकुलेशन करके दे दो, ये भी इफेक्टफुल होता है। मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं? एक वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचना ही मूल्य विभेद होता है, और ये किस बाजार में पाया जाता है? एकाधिकार बाजार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्थानापन्न को परिभाषित कीजिए। 2 उदाहरण दीजिए। ये 3 नंबर वाला है। जो भी 3 नंबर के क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा इसके आंसर आप 6 से 7 लाइन में जाए। ठीक है, करीब 70 से 80 शब्दों में आंसर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ना भी दे, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस बीच में आ जाए आपके आंसर, और बहुत ज़्यादा ना लिखें। स्थानापन्न क्या होता है? स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। एक की वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, एक की वस्तु की मूल्य की कमी होने पर दूसरे की मांग घट जाती है, उसको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। दोनों की उपयोगिता एक जैसी होती है, इसलिए एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय और कॉफी, फॉर एग्जाम्पल आल्टो कार और टियोगो कार आदि, इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, प्रतिस्थापन वस्तु भी कहते हैं। मांग का नियम क्या है? अब मांग का नियम आ गया तो डायग्राम तो कंपलसरी होगा। टेबल बना दीजिए कि किसी वस्तु की कीमत उसकी मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को मांग का नियम कहते हैं, जो वस्तु की मांग और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध को स्पष्ट करता है। एक टेबल बना दीजिए और उसी टेबल के अनुसार उसका एक डायग्राम बना दीजिए। आपको यहां पर 3 नंबर गारंटी देता हूं, कोई नहीं काट सकता। नेक्स्ट, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 नंबर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है, जिसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। इसके 3 प्रकार के होते हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते या ह्रासमान प्रतिफल। अब इन तीनों के बारे में एक एक लाइन में लिख देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट आंसर है। 3 नंबर के हिसाब से आपको इतना तो लिखना ही है। ठीक है, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? कितने प्रकार की होती है मांग की कीमत लोच? 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 100 शब्दों से लगभग 1 से 1.5 पेज के बीच में इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले मांग की कीमत लोच बताइए। वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। सापेक्षता लोचदार मांग, जहां पर वस्तु की कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है, और डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं और इसके बारे में इस तरह से पूरा से लिख देना है। डाउट होता तो बता दीजिएगा। सापेक्षता विलोचदार मांग, जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है, सापेक्षता विलोचदार मांग कहते हैं। इकाई लोचदार मांग, वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में एक समान परिवर्तन होता है, कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। पूर्णता लोचदार मांग, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से बहुत
या बहुत कम परिवर्तन होने के बावजूद मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, लोचदार कहते हैं। कुछ इसकी जो है मांग वक्र इस तरह होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। और पूर्णतः बेलोचदार का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन होने पर भी जब मांग में परिवर्तन ना हो। ये कुल 5 स्थितियां होती हैं। 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर है औसत लागत सीमांत लागत का आकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर टेबल फिल करना आता है। लगभग जो बड़े क्वेश्चन होते हैं लागत वाले चैप्टर्स होते हैं। हमारे पास उत्पादन की इकाइयाँ गिवन है, दैट इज क्यों। कुल लागत दे रखा है टीसी, औसत लागत और सीमांत लागत पूछा गया है। अगर हम औसत लागत की बात करते हैं, फार्मूला होता है औसत लागत बराबर कुल लागत डिवाइडेड बाई क्यू। यह है कुल लागत, 80 को 0 से भाग कर देंगे तो ये इन्फिनिटिव आएगा। कुछ 102 को 1 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 102 आ जाएगा। 122 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 1 2। ठीक है, सिंपल है, आंसर पूरे मिल जाते हैं। तो ये 3 से जो 3 4 के 12, बच्चा का 2, 3 6 18, 10,3 6 18। 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, बच्चे का 3, 4 9 36। ठीक है, 39 आ गया। MC इसका निकालने का तरीका होता है MC इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। जिस यूनिट का हमसे निकालना है उस यूनिट के TC में से ठीक ऊपर वाले को माइनस कर दे। लेकिन 0 यूनिट पर कुछ भी नहीं होता, ये डैश कर देंगे। यहाँ पर पहले यूनिट का कुल लागत 102 है, इसके ठीक ऊपर वाले को से माइनस कर देंगे। 102 में से 80 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 22। 122 में से 102 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। 140 में से 22 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 18। और 156 में से 140 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। ये सीमांत लागत। केवल 2 ही टेबल फिल करने के आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं, यानी कि 2.5 नंबर के। संतुलित कीमत प्रदर्शित कीजिए। कभी कभी हमारे पास इस न्यूमेरिकल टाइप में एक टेबल दे रखा होता है, आपसे कहा जाता है इसके अकॉर्डिंग संतुलित कीमत कहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करना है और इस टेबल के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है कुछ इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट किसका है, प्रोफेसर मार्शल का, तो लिख दीजिएगा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाए तो उस पर निर्धारित कीमत को संतुलित कीमत कहा जाता है। और इस गिवन टेबल के अनुसार जब वस्तु की कीमत ₹20 है, जब वस्तु की कीमत ₹20 है, उस समय उसकी मांग 60 यूनिट है, पूर्ति भी 60 यूनिट है। इसका मतलब मांग और पूर्ति इस कीमत पर बराबर है। अतः इस बिंदु पर, देखिए बिंदु ई जो दिखा रहा है, इस बिंदु ई पर वस्तु की कीमत, इस कीमत पर 20 पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर है। तो इस डायग्राम को बनाना है, क्योंकि चित्र बनाने के लिए कहा कंपलसरी है। चित्र नंबर का आपका 3 नंबर, बाकी इसको लिखने के 2 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड, खंडवा। खंडवा आपसे जुड़ा है किससे, समष्टि अर्थशास्त्र से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। पहले क्वेश्चन में 5 MCQs होंगे। पहला MCQ है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंशन मनी के लेखक कौन है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंशन मनी के लेखक धर्मेंद्र GM कीन्स है। और ये GM कीन्स है जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से कहा जाता है। क्या जाता है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहते हैं, कागज से बनी हुई मुद्रा को कागजी मुद्रा कहते हैं। कौन सा है यहाँ पर, पासबुक, करेंसी, तो आंसर है करेंसी नोट। नोट कागजी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प का, यहाँ पर भी वही विकल्प वाला मामला, देखिए 2 आते हैं, एक पहले से एक दूसरे वाले में। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की संख्या के चक्रीय प्रवाह के रूप में की सकती है। प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है, बिल्कुल सही। उत्पादन प्रक्रिया में सृजित आय की संख्या, देखिए उत्पादन होता है, उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय से व्यय का सृजन होता है और व्यय से पुनः उत्पादन। तो एक चक्र है जिसका ना आदि है ना अंत है, इसलिए हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी, आंसर आपका 1929। 1 नंबर में एक लाइन काफी होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। बचत फलन क्या है, आय और बचत के बीच के संबंध को बचत फलन कहते हैं। इतना इनफ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। फिर 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले मैंने क्या था, 3 से 4 लाइन में लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र की एक ऐसी जगह जहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, रोजगार का अध्ययन करना, विदेशी विनिमय दर का अध्ययन करना, मुद्रा के बारे में अध्ययन करना, बैंकिंग, ये राष्ट्र समष्टि। आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से आय और वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के एक चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पर इसका क्या बना दो, एक डायग्राम बना दो चक्रीय प्रवाह का, कि उत्पादन से, अभी मैंने बताया था, आय का जन्म होता है, आय से व्यय का जन्म होता है और व्यय से, ये चक्रीय प्रवाह का उदाहरण बना दो, चित्र बना दो, ये कंप्लीट हो जाता है। मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है? मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुओं और सेवा, मतलब अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है तो आपने 10 रुपए का नोट कितनी बार प्रयोग किया, मतलब अर्थव्यवस्था में 10 रुपए का नोट कितनी बार प्रयोग हुआ है, कितनी बार वस्तु और सेवाओं को खरीदने में इसका यूज हुआ है, इसको मुद्रा की चलन गति के नाम से कहा जाता है। सामयिक मांग से क्या अभिप्राय है? मांग के योग को कुल मांग या सामयिक मांग कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाने वाली मांगों का योग सामूहिक मांग होता है, और सामूहिक मांग के अंतर्गत आता है उपभोग मांग और निवेश मांग। आप इस इक्वेशन को जरूर लिखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर में, 3 नंबर का मैंने बताया था, लगभग एक पेज, एक से थोड़ा सा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में अंतर बताना है। और व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आता रहता है, तो इसके अंतर को अच्छे से पढ़िएगा। 4-5 अंतर तो पढ़ ही लीजिएगा, कोई दिक्कत, 3 नंबर में आता है तो 4-5 तो अंतर लिख ही दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अंतर को लिख देना। मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं, मुद्रा के 2 ही प्राथमिक कार्य होते हैं, एक होता है विनिमय का माध्यम और दूसरा होता है मूल्य का मापक। दोनों के बारे में आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, तब जाके आपको 3 नंबर यहाँ पर पक्का मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, कोई टॉपिक में, किसी तरह से कमेंट में से लिख दो, आप उसको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए, ये भी 3 नंबरों का है। ध्यान रखिएगा, उपभोग और बचत का योग हमेशा आय के बराबर होता है, यानी कि y = C+S। अगर आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा, बचत में परिवर्तन होगा। इस प्रकार से आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन होता है, जिसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, क्योंकि दोनों ही आय में परिवर्तन पर होता है। इस प्रकार से हमेशा अगर आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होता है और बचत में भी परिवर्तन होता है। दोनों ही भागों में हम अगर डेल्टा y से भाग कर देंगे तो ये हमें देगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और इससे हमें मिलेगा सीमांत बचत प्रवृत्ति, और इन दोनों का टोटल इससे ये भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग 1 होता है। अगर ये 1 होता है, इसी का दूसरा क्वेश्चन होता है MPC = 1 - MPS, और तीसरा बनता है MPS = 1 - MPC। ओके, दैट्स गुड, गुड ना? अगर गुड नहीं है तो बता दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की शीर्षक संस्था होती है और इसके प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। 5 नंबर में 6 से 7 कार्य बताइए। जैसे पहला कार्य होता है नोटों का निर्गमन। यहाँ पर हेडिंग वाइज कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग वाइज आंसर ज़्यादा दे, हेडिंग वाइज आंसर ज़्यादा देने से उसके अंदर 2-2 लाइन लिख देंगे, आपका भी बड़ा बन जाता है। पहला कार्य नोटों का निर्गमन का हो गया, दूसरा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना हो गया, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना हो गया, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना होगा, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण होगा, और इन सब में कम से कम 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन तो जरूर दे। तो आप अगर 5 पॉइंट लिखते हैं, 2 लाइन में लिखेंगे तो कम से कम 10 लाइन तो होगा ही, 10 से 11 लाइन हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है। भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भुगतान संतुलन और भुगतान संतुलन जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, व्यापार संतुलन संतुलित असंतुलित कुछ भी हो सकता है। भुगतान संतुलन एक व्यापक विचारधारा है, जबकि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक हिस्सा है। भुगतान संतुलन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को प्रकट करता है, जबकि व्यापार संतुलन केवल अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है, जो अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात को प्रतिबिंबित करता है। भुगतान संतुलन में चालू खाते और पूंजी खाते का संपूर्ण विवरण होता है, जबकि व्यापार संतुलन के में केवल चालू खाते के दृश्य मदों का ही विवरण होता है, ना ही अदृश्य होता है, ना एक्सपेक्टेशन अंतरण का होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर में अंतर। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में तो अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर है, कम से कम 5 पॉइंट में अंतर तो बताइए। देखिए यहाँ पर दे रखा अधिरूपण, करदाता, कर का भार किस पर पड़ता है, ठीक है,
हस्तांतरणशीलता कैसी होती है, कवरेज कैसा होता है, मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। 6 पॉइंट मैंने दे रखे हैं। अब इन पॉइंट को समझिए, पढ़िए और एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख के आए। कभी कभी ऑप्शनल आ जाता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने की कोशिश किया है आपको मैंने, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में अक्सर आते हैं। राष्ट्रीय दिया हुआ, हमसे पूछा गया राष्ट्रीय परियोजनाएं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय परियोजनाएं निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। राष्ट्रीय परियोजनाएं, राष्ट्रीय आय में विदेशी शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, विदेशों से शुद्ध साधन हस्तांतरण को जोड़ देंगे और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे। जब तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें राष्ट्रीय परियोजनाएं की गणना हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी और ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका है एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जिससे आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसको पढ़कर आप अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? तो अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम से पहले इस तरह से तैयार करना जरूरी है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन पेपर मैं आपको और बना के दूंगा ताकि आप परफेक्टली तैयार कर सके। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस वेबसाइट में जाइएगा www.economicsguru.com पे, जहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आपको वहाँ पर एक इनफ मटेरियल मिल जाएगा और सोशल मीडिया के थ्रू मुझे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।